ओके तो स्टार्ट करें क्या? ठीक है, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़ा था बेटा? ओजोन में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने कुछ चीजें जो है वो देख ली थी बेटा इसके अंदर। ओके तो हमारा पहला जो क्वेश्चन बनता है ओजोन से कि हमें जो यूवीबी या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे बचाता कौन है, तो हम क्या कहेंगे? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कहां पर उपस्थित होती है? ओके, समुद्र मंडल या फिर हमारा जो स्ट्रेटोस्फियर है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कौन से भाग में है, तो स्ट्रेटोस्फियर के निचले भाग में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन जो है वो बनता है बेटा इसके अंदर कि हमारी ये जो ओजोन है इसकी जब हम व्याख्या करते हैं या उसको बोलते हैं कि कौन सी गैस है, तो हम कहेंगे O3 है। कौन सी है? O3। ठीक है, O3 कैसे बनी होगी, तो हम क्या कहेंगे? O3 बनी कैसे? सोच के देखो, 3 ऑक्सीजन से बनी है। ठीक है, O3 जब अपन कहेंगे तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 चीजें हैं। एक क्या होगी? O2 और इसके साथ कौन है? O। ठीक है, अब ये हमारी जो रिएक्शन है जिसके अंदर हमने लिखा है कि ओजोन बन रही है इस तरह से, ये क्या होती है? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। आपने रिवर्सिबल रिएक्शन और नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ी हुई है जो वापस से हो सकती है। जैसे हम बात करें हमारे शरीर में, हमने भोजन खाया, ठीक है, खाना खाया है, अब खाने से क्या होगा? ऊर्जा बनेगी। क्या बनेगी? एनर्जी बनी। क्या उस एनर्जी से वापस जो है वो ग्लूकोज बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि एनर्जी वो यूज हो गई, यही होगा ना। ठीक है, हमारी बॉडी खुद ग्लूकोज थोड़ी बना सकती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, पौधों के अंदर तो बन सकती है, अपनी बात कर रहे हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा? जब एक ऑक्सीजन के साथ क्या मिलता है? O2 बनती है। क्या मिलती है? O2। और ये जो रिएक्शन है ये किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट या सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होती है। तो उस समय पर क्या बनता है? O3 बनती है। क्या बनती है? O3। लेकिन जब O3 बन गया और वहां पर अगर गलती से क्लोरीन मॉलिक्यूल आ जाता है, क्या आ जाता है? क्लोरीन मॉलिक्यूल अगर आ गया तो क्लोरीन मॉलिक्यूल की वजह से क्या होता है? O3 वापस किस में कन्वर्ट हो जाती है? O2 और ऑक्सीजन के। समझ में आई बात? तो हमारे लिए जो खतरा है वो कौन है? क्लोरीन है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट होता है कंपाउंड में जिसका नाम हम लिखेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? CFC कहेंगे। फुल फॉर्म पता है इसका? ओके, क्या कहते हैं इसको? फ्लोरोकार्बन। ओके, इसके अंदर कितने तत्व है बेटा? 3 तत्व। क्लोरो से कौन है? क्लोरीन। फ्लोरो से कौन है? फ्लोरीन। और कार्बन से कार्बन है। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन सबसे खतरनाक जो चीज है वो क्या है? क्लोरीन। और क्लोरीन क्या करती है? O3 से वापस क्या बना लेती है? O2। ठीक है, इस वजह से क्लोरीन नुकसान क्या कर रही है कि ओजोन लेयर को कम कर रही है, या हम कहें कि ओजोन लेयर को खत्म कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या CFC है, इसका उपयोग हमको कम करना चाहिए। ठीक है, कहां पर यूज होता है बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन? कहां पे? ये लगा हुआ सामने। कहां पर यूज होता है? AC के अंदर, और इसके अलावा फ्रिज के अंदर। ठीक है, जो कूलेंट होता है जिससे ठंडक पैदा होती है वो क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो गैसेस हैं, और ये जितना होगा उतना ज्यादा ओजोन लेयर को क्या होता है? नुकसान होता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ पर तैयार क्या होता है बेटा? उस पर ध्यान देना कि हमें यहाँ पर अलग अलग तत्व दे दिए और पूछ लिया वह तत्व जिससे O3 को क्या होती है? हानि होती है। क्या होती है बेटा? हानि होती है। ठीक है, 4 आपको तत्व दे दिए, मान लिया एक आपको दे दिया नाइट्रो, दूसरा आपको दे दिया यहाँ पर क्लोरीन दे दिया, तीसरा आपको मान लिया आप दे सकते कैल्शियम दे दिया, और चौथा जो है अपन को मान लिया कौन सा दे दिया? पोटाश दे दिया।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्लोरीन होगा। तो ये अपना जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर तैयार होता है, और क्लोरीन किसके अंदर होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर प्रेजेंट होती है। कोई डाउट इसके अंदर नहीं, एक बार लिख लें इसको। सिंपल ये रिएक्शन लिख लो और उसके नीचे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका फुल फॉर्म लिख लो, और कुछ नहीं है ना। ये दोनों चीजें अपन को पता होनी चाहिए। ये जो एक ओ लिखा है इसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तुम, क्या बोलते हैं? हिंदी का मुझे पता नहीं, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट का मतलब क्या होता है, अकेला। ठीक है, तो अकेला ऑक्सीजन है, एक उसका एटम है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। ये आप ऑर्गेनिक जो आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसके अंदर काम आता है, वहां पर बहुत सारी रिएक्शंस जो है उसके अंदर काम आता है ये। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे इसको। चलो लिख लिया, एक रिएक्शन तो लिख लिए, जल्दी लिखो। चलो लिखा। चलो अगली बात करें कि हमारा जो ओजोन है उसकी कंसंट्रेशन जो है या फिर उसकी सांद्रता जो है वो सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो हमने क्या बात करी बेटा कि हमारी ओजोन लेयर कहां पर प्रेजेंट है, 25 से 30 किलोमीटर के बीच में बात करी है हमने, है ना। तो ये जो लेयर प्रेजेंट है या जो परत है वो कहां से कहां तक है, लगभग 25 से 30 किलोमीटर के बीच में उपस्थित है। अब ये जहां पर हमारी पोल्स होगी या फिर ध्रुव है वहां पर थोड़ा नीचे हो जाएगी, ठीक है, और जहां पर इक्वेटर है वहां पर थोड़ा ऊपर की ओर उपस्थित होगी। तो हम कहते हैं कि इसकी जो सांद्रता है, ठीक है, इसकी सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो हमने एक एरिया डिसाइड कर रखा है कि लगभग 20 से 40 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, इसकी सांद्रता क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब ये देखो 25 से 30 किलोमीटर जो है वो 20 से 40 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो हमारी जो लेयर है वो लेयर 20 से 40 किलोमीटर के बीच में कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है। कई जगह हो सकता है कि 25 किलोमीटर के आसपास है, कई जगह 30 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, कई जगह 35 किलोमीटर के आसपास भी पहुंच सकती है। तो इसकी सांद्रता सर्वाधिक हमारे वायुमंडल में कहां से कहां तक होती है, 20 से 40 किलोमीटर के बीच में जो है वो प्रेजेंट होती है। और अगर परफेक्ट अपन को दे दिया जाए तो अपन क्या कह देंगे बेटा, 25 से 30 किलोमीटर के बीच है। ओके, और अगर बात करें कि इसकी सांद्रता कितनी होती है तो हम क्या कहेंगे, लगभग 2 से 8 ppm होती है। कितने ppm होती है, 2 से 8 ppm। इसको परसेंटेज में करना कितना है, करके देखो। ओके, कितनी हो गई बेटा, 0.002%। ठीक है, एक जीरो और आएगा, एक और जीरो आएगा, बिल्कुल 0.0002%। ठीक है, आप इसको पीपीएम में कन्वर्ट करके देखें तो 10,000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 2 आएगा। कॉमन सेंस है ना, ये तो बस वही कॉमनली होता है बेटा। 400 से, हाँ, अगर अपन 2 ppm मान रहे हैं तो डिवाइड किससे करेंगे, 10,000 से करेंगे तो 0.0002 आएगा, है ना। चलिए दूसरा हम बात करें कि ये हमारा ओजोन जो है वो बना है, ठीक है,
इसके बनने की जो प्रक्रिया है, ओजोन बनने की जो प्रक्रिया होती है, ये हमें सबसे पहले किसने बनाई? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था बेटा? सिडनी चैपमैन। क्या नाम था इसका? सिडनी चैपमैन नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हमें सबसे पहले बताया कि ओजोन जो है वो बनती है कैसे? ऑक्सीजन और एक सिंगल ऑक्सीजन के मिलने से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि ये जो हमारी ओजोन है इसको खोजा किसने था? ठीक है, तो यहां पर सिंपल सा हमें याद रखना है कि ओजोन की खोज जो है वो किसने करी थी? तो हम कहेंगे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? डॉब्सन। क्या नाम था बेटा? डॉब्सन। ठीक है, डॉब्सन नाम का जो साइंटिस्ट था उसने इसकी खोज करी थी और इसी के नाम पर हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है इसका बना रखा है। ठीक है, अभी हमने कहा बेटा इसकी सांद्रता कितनी है? 2 से 8 ppm। कितनी है? ये तो हमने अलग से पता लगाया है, बाकी जब बात की जाती है इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है तो हम पीपीएम में नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि इतना कम परसेंटेज और पीपीएम में भी 2 से 8% बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो डॉब्सन साहब जो थे उन्होंने इसकी खोज करी थी और हमने इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन या फिर बात करें ओजोन की जो मोटाई है या सांद्रता है, ठीक है, जितनी ज्यादा सांद्रता होगी उतनी मोटाई होगी, है ना? तो इसकी सांद्रता या मोटाई जो है वो हम किस में मापते हैं बेटा? डॉब्सन यूनिट में मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं? डॉब्सन यूनिट या डॉब्सन इकाई के अंदर मापी जाती है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। आपके आईसीआर एग्जाम्स के अंदर और आरपीएससी के जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि आप ओजोन की सांद्रता किस में मापेंगे? तो ना तो पीपीएम आएगा ना परसेंटेज आएगा। क्या आएगा बेटा? डॉब्सन यूनिट आएगी। और आपसे अलग से पूछ ले कि कितनी कंसंट्रेशन होती है, तब जाकर हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? 2 से 8 ppm होगा। ओके, ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें कि एक डॉब्सन यूनिट का मतलब क्या है, ये तो हमें समझना होगा। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं जैसे अगर 100 डॉब्सन यूनिट है, ठीक है, 100 डॉब्सन यूनिट का मतलब क्या हो गया बेटा? इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर है। कितनी मोटाई है इसकी? 1 मिलीमीटर। ठीक है, अगर 1 मिलीमीटर की मोटाई होगी तो हम क्या कहेंगे? 100 डॉब्सन है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये क्लियर है? तो आपसे अगर ये भी पूछ ले गलती से और चला जाए एग्जामिनर की, नहीं मैं तो बच्चे को ऐसा क्वेश्चन दूं कि वो कर ही ना सके, और वहां पर पूछ ले कि एक डॉब्सन यूनिट का मतलब क्या है, तो आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, यहां से निकाल लो बेटा, एक डॉब्सन यूनिट का मतलब क्या हो गया? 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी जो मोटाई है वो वैसे ही होती इतनी है, 2 से 3 मिलीमीटर के आसपास जो है इतनी मोटाई जो है इसकी प्रेजेंट है। इससे ज्यादा मोटाई हम इसकी यूज नहीं करते। ठीक है, चलो इसको लिख ले। क्या वो लाइट चली गई क्या? अच्छा, हाँ लाइट चली गई, अब एसी चला दो। चलो लिख लिया गया। ओके बेटा, तो ये अपना जो पोर्शन था वो क्या था? ओजोनोस्फियर। ठीक है, इस पर से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। ठीक है, अगली हम बात करें कौन सा? मेसोस्फियर या मध्यमंडल। ठीक है, इसकी ऊंचाई हम लिख चुके हैं, कहां से स्टार्ट होगी बेटा? लगभग 50 किलोमीटर से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी? 80 किलोमीटर तक। ठीक है, दूसरी बात करें इसमें, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा बेटा? ठीक है, या घटेगा, एक ही बात। ठीक है, दबाव की बात करें तो वायु दाब क्या होगा? वो हमेशा घटता ही है, तो इसमें भी घटेगा, है ना, अलग होगा नहीं। फिर बात करें कि इसमें जाने के साथ साथ ऊंचाई में तापमान क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है।
ठीक है, तो यहां पर हमें याद रखना है कि इसका जो तापमान होता है वो तापमान कैसा है, न्यूनतम है। कैसा है, न्यूनतम। ठीक है, हमने कहा कि पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कहां पर है, कहां लिखा था अभी पिछले टाइम बात कर, समता मंडल। और पृथ्वी का सबसे ठंडा या न्यूनतम तापमान वाली जो जगह है वो कहां पर है, कहां पर है बेटा, मध्य मंडल में। ठीक है, तो नीचे हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे गर्म स्थान है, और उससे ऊपर चले तो मेसोस्फीयर के अंदर सबसे ठंडा स्थान है। दोनों कहां पर है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर की टेम्परेचर जो है वो लगभग कितना पहुंच जाता है, तो हम कहेंगे कितना है बेटा, लगभग 148 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है, 148 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है वो तापमान पहुंच जाता है। या फिर इसको हम सेंटीग्रेड में लिखे तो -100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है, दोनों माइनस में आएंगे। ठीक है, -100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -148 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास जो है वो हमारा तापमान यहाँ पर पहुंचता है। तो क्या इतना कम तापमान देखा है कभी आपने, सुना है क्या, नहीं। ठीक है, सुना है, कहां पर सुना है, नाइट्रोजन में कितना होता है। ओके, तो यहां पर याद रखना बेटा कि हम क्या करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन जो है उसको रखते हैं, उसको क्या कहा जाता है बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं, वहां पर जो तापमान रखा जाता है वो कितना होता है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। वहां पर इतने कम तापमान पर जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन रखी जाती है। उसके अलावा उससे कम डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास -100 है, ये हमारे वायुमंडल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसको आप मध्य मंडल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि मिडिल में है। किसके मिडिल में, अच्छा, ऐसे तो कहने में तो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है वो भी बीच में, ट्रोपोस्फीयर और मेसोस्फीयर के बीच में, तो उसको मध्य मंडल क्यों नहीं कहा। चलो, इसका क्या मतलब है बेटा कि हमारी वो परतें जो क्या करती है, पृथ्वी को डिवाइड करती है, क्योंकि निचली दो परत है उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा है, यही बात करी हमने। 99% जो भार है वो कहा है, दोनों में है। ठीक है, अब उसके ऊपर जो है वो क्या आ जाता है, हमारा थर्मोस्फीयर, वहां पर कोई वॉल्यूम नहीं है। तो ये पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट देता है, जहां पर वॉल्यूम ज्यादा और वॉल्यूम बिल्कुल कम। वो जो बाउंड्री डिसाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है, मध्य मंडल। इसीलिए इसको अपन मध्य मंडल का नाम देते हैं कि ये मिडिल में प्रेजेंट है। इसके नीचे पृथ्वी जो है भारी है, इसके ऊपर पृथ्वी कैसी है, बिल्कुल हल्की है। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलो इसको लिख लें। लिख लिया, चल नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला हमारे पास कौन से है, थर्मोस्फीयर या फिर क्या कहें इसको, तापमंडल। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगी, अगर ऊंचाई की बात करें इसकी तो 80 किलोमीटर से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी बेटा, 1600 किलोमीटर तक। ठीक है, जहां तक पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो रहा है वहां तक क्या होगा, हमारा तापमंडल होगा। अगर बात करें ऊंचाई के साथ साथ तापमान पर क्या असर पड़ेगा, तो हम क्या कहेंगे, वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, कहां तक बढ़ता है, तो हम कहेंगे इसका जो तापमान है वो करीब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। कितना, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है, जिस पर हर एक धातु है वो पिघल जाता है, आयरन भी पिघल जाएगा। ठीक है, 1500 पे पिघलना स्टार्ट होता तो 1200 उसके लगभग पास में हो गई। तो हम कह सकते हैं इतनी गर्म स्थान जो है वो पृथ्वी के पास है। लेकिन हमने क्या लिखा बेटा, सबसे गर्म स्थान कहां पर है, स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप में। ऐसा क्यों किया, सोच के बताओ। देखो, हम यहां पर चारों परतों की बात करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
यहां पर तापमान कम होगा, यहां पर बढ़ेगा, यहां कम होगा, यहां पर बढ़ेगा। सबसे ज्यादा तापमान कहां होगा बेटा? यहां पर टॉप पे होगा या फिर यहां होगा? सबसे ऊपर ही होगा ना, क्योंकि तापमान बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा तापमान क्या होगा? यहां पर होगा। ठीक है, क्या ये पृथ्वी का भाग है? इसके बाहर क्या है? अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष। तो हम पृथ्वी के ऊपर बात कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह है उसके पास में कहां पर है, हम अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहे। ये तो अंतरिक्ष के यहां पहुंच गए। ठीक है, इसीलिए हमने कहा कि सबसे गर्म स्थान है वो कहां पर है? स्ट्रेटोस्फियर में। इसको नहीं मानते। समझ में आ गई बात? इसीलिए अपन ने सबसे गर्म स्थान स्ट्रेटोस्फियर लिखा है, लेकिन सबसे ज्यादा तापमान कहां पर होता है? थर्मोस्फियर में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम ही क्या लिखा है हमने? तापमंडल इसका नाम लिखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म ये जगह होगी। लेकिन ये पृथ्वी की सतह पर नहीं आ रही है बेटा, ये पृथ्वी के बाहर है। ठीक है, अंतरिक्ष में आ रही है, इसीलिए हम इसको पृथ्वी का भाग नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बेटा, ये क्या होती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत। तो हम क्या कहेंगे? क्या बेटा? जो वहां पर 700 के आसपास जाता है, 600 से 700। ठीक है, लगभग इसका आधा ही हो गया वो। टॉप पे होता है बेटा, सबसे ऊपर उसमें। और हमारा जो प्लेन है वो बादलों के जस्ट ऊपर उड़ते हैं, वो इतने ज्यादा दूरी तक जाते ही नहीं है, इसलिए, है ना। और अपन ये कहते हैं कि प्लेन भी या फिर हेलीकॉप्टर्स भी आप कहें तो हेलीकॉप्टर्स जो है वो ज्यादातर कहां पर उड़ते हैं? बादलों के नीचे। प्लेन उससे ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उनको ज्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जाया जाता। कारण क्या है कि वहां पर जो है तापमान बढ़ने लगता है और ऐसी जगह अपन रह ही नहीं सकते, ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो उसको उस जगह पर ही रखा जाता है जहां पर तापमान कम हो, जिस जगह पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें। इसको हम कहेंगे कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? कौन सी है? तापमंडल। ठीक है, सब तापमंडल मत करके यार। सबसे बाहरी परत कौन सी है? तापमंडल है। ठीक है, या फिर हम बात करें सबसे कम घनत्व वाली परत, कौन सी बेटा? सबसे कम घनत्व या फिर डेंसिटी वाली जो परत है वो कौन सी है? तापमंडल है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व वाली कौन सी हुई? क्षोभमंडल। और सबसे कम? तापमंडल। सबसे कम टेम्परेचर कहां पर? मध्यमंडल। और सबसे ज्यादा कहां पर? तापमंडल में। ठीक है, तापमंडल में। लेकिन सबसे कम टेम्परेचर वाला जो स्थान है वो तो मध्यमंडल, और सबसे ज्यादा तापमान वाला स्थान कहां पर है? तो हम क्या कहेंगे? समतापमंडल। ठीक है, उसमें तापमंडल नहीं करना। ठीक है, लास्ट बात करें बेटा इसके अंदर कि ये जो हमारी परत है, ये परत किसके बीच में आती है? पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में। तो हम कहें पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में कौन सी परत है? तो तापमंडल लिखी जाएगी। ये अंडरस्टूड है, हमने लिख दिया, सबसे बाहरी परत है। ठीक है, तो उसी से याद रखना है, कोई दिक्कत इसके अंदर, सिंपल सा है। ठीक है, एक इसकी जो आयनोस्फीयर है वो पढ़नी है, एक बार इसको लिख लें फिर उसकी बात करेंगे। अच्छा आगे अच्छा आगे नहीं नहीं आगे वाला पड़ोसी। हाँ या बैठ। आंखें बंद कर ले। वैसे भी कौन सा लिख रहा है तू? चलो अगली बात करें बेटा, कौन सा है? आयन मंडल। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बेटा कि आयन मंडल किसका भाग है? चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या ताप मंडल। किसका है? ये किसका भाग है बेटा? ताप मंडल का निचला भाग। कौन सा भाग है बेटा? ताप मंडल का निचला भाग। ठीक है, बात करेगी ये कहां तक प्रेजेंट है, तो हमारे वायुमंडल की जो टोटल ऊंचाई है उसको आधा कर लो। कितना हो गया? 800 किलोमीटर के आसपास।
ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये कहां से कहां तक है, लगभग 700 से 800 किलोमीटर के बीच में होता है, उसके आसपास होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इसकी ऊंचाई है। इसके ऊपर जो होता है वो हमारा क्या है, तापमंडल का बाहरी भाग है। नेक्स्ट बात करें, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इसको अच्छे से याद रखना। यहां पर जितनी भी गैसेज होती है, ठीक है, जितनी भी गैसें उपस्थित है वो किस रूप में होती है बेटा, आयन रूप में होती है। किस रूप में, आयन रूप में। ठीक है, आयन रूप का मतलब क्या हो गया, वहां पर उनके धनायन भी होंगे और उसके साथ साथ ऋणायन भी उपस्थित होंगे। ठीक है, जैसे आप बात करते हो किसकी, ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन को अगर हम बात करें, इसको अगर तोड़ दिया जाएगा तो एक ऑक्सीजन पर तो क्या होगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यही होगा ना। ठीक है, तो यहां पर जितनी भी हमारी गैसेज उपलब्ध है वो सारी गैसें किस रूप में होती है बेटा, आयन के रूप में होती है। ठीक है, और ये काम किस में आती है, तो हम कहेंगे हमारी जो रेडियो तरंगे या फिर हमारी जो टीवी चल रही है, ठीक है, या फिर हमारे जो फोन चल रहे हैं, इन सब के अंदर जो तरंगे है, रेडिएशन है, वो कहां से आती है, वो सारी की सारी जो है वो आयन मंडल से आती है। कहां से आती है बेटा, आयन मंडल से आती है। ठीक है, हम कहते हैं ना कि ये रेडियो पर चलने वाली की आकाशवाणी का ये केंद्र है, आकाशवाणी से किसी सूचना का प्रसारण हो रहा है, तो वहां पर देखना एक बड़ी सी छतरी लगी हुई होती है, देखा कब, वो क्या करती है, वो पानी स्टोर करती है, सर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। तो वो क्या करती है, तरंगे भेजती है आयनोस्फीयर में और वहां से वापस उसका प्रसारण जो है वो हमें सुनाई देता है। ठीक है, इस तरह से वो जो है वो काम करती है। एक बहुत अच्छा उपाय ये भी है, अभी एक किसान जो है, एक इसका वीडियो भी आया था, उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया कि उनकी जमीन पर वाटर हार्वेस्टिंग करना था, तो उन्होंने बहुत सारे छाते खरीदे। ठीक है, और फिर उसके बाद उन छातों को जमीन में लगा दिया। ठीक है, अब बारिश होने पर क्या होता कि उनके अंदर पानी भर जाता है और फिर वो धीरे धीरे रिसकर जो है जमीन में जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है। तो आप ये तरीका भी अपना सकते हो वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है, बहुत महंगा तरीका है, तो वो उसी के लिए करते हैं जहां पर फसल नहीं हो, ऐसा नहीं फसल के ऊपर लगाती। इसने का फायदा ये बेटा कि उससे सॉइल इरोजन कम होगा, पहली चीज। ठीक है, सॉइल इरोजन की अगर आप बात करो तो पानी बहेगा नहीं, वो एक जगह आएगा, और आप उसके अंदर छेद कर दोगे तो वो धीरे धीरे क्या है, उससे रिश्ता हुआ नीचे की तरफ जाएगा, तो पानी बहेगा नहीं, तो वो इरोजन भी कम होगा और पानी जो है वो परकोलेट भी होगा, दोनों फायदे उसके अंदर हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें बेटा, एक हमारा जो इसके अंदर है वो कौन सा है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, एक्सोस्फीयर क्या है, सिंपल सा सुन लो। हमने कहा कि तापमंडल का निचला भाग क्या है, आयन मंडल है ना, तो ऊपरी भाग को क्या कहेंगे, तो हमारा जो तापमंडल का ऊपरी भाग है, किसका भाग बेटा, तापमंडल का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, एक्सोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्सोस्फीयर। ठीक है, इसके अंदर दो वर्ड है, एक तो है एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। ठीक है, और स्फीयर का मतलब क्या हो गया, आवरण। क्या मतलब हुआ, आवरण। तो पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण कौन सा है, एक्सोस्फीयर। कौन सा है, एक्सोस्फीयर। या तो तापमंडल दे रखा हो चारों परतों के नाम में तो वो जाएगा, और अगर चारों परतों के नाम के साथ साथ एक्सोस्फीयर भी दे रखा है तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, एक्सोस्फीयर। ठीक है, क्योंकि तापमंडल की जो निचली परत है उसको आयनोस्फीयर कहेंगे और सबसे बाहरी परत है उसको क्या कहेंगे, एक्सोस्फीयर। ठीक है, चल यहां पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा, ऑक्सीजन होगी क्या यहाँ पे, सोच के देखो, नहीं होगी। यहां पर कौन कौन सी गैसेज होती है वो दोनों देख लो बेटा, दो गैसेज होती है, एक तो है हाइड्रोजन और एक कौन सी है, हीलियम। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो ठीक है ये लिथियम भी है लेकिन उसको नहीं करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये दोनों गैसेज है वो मेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है।
हाँ बेटा, किसकी? आयन मंडल की नहीं, उसको नहीं करना, ठीक है। 700 to 800 ही है, ठीक है, उसको कैंसिल कर दो। चलो लिखा गया, ओके। लास्ट बात करें बेटा, दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास जिसको अपन बोलते हैं। एक तो हमारे पास है होमोस्फीयर। कौन सा है? होमो का मतलब क्या होता है? होमो का मतलब क्या है? एक समान, ठीक है, जो एक जैसे हैं। और हेटेरोस्फीयर का मतलब क्या है बेटा? जो भिन्न है, अलग है, ठीक है। चलो अब मुझे बता दो, होमोस्फीयर कौन से होंगे, हेटेरोस्फीयर कौन से होंगे? जो एक जैसे है, दो एक जैसे है और बाकी अलग है। कैसे कहा आपने बेटा? कि जैसे होमोस्फीयर में कौन आया? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर। ये तीनों एक जैसे माने जाते हैं। क्यों माने जाएंगे? रीजन पता है क्या? सोच के बताओ। अभी हमने बात करी आयनोस्फीयर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो वहां पर सभी गैसें कैसे रहती है? आयन के रूप में। बाकी हमारे नीचे जितने भी स्फीयर आए उन सभी के अंदर गैसेस का आयन रूप में रही क्या? नहीं रही। तो हमने क्या कहा कि ये हमारी जो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर है, मतलब क्षोभमंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, यहां पर हमारी जो गैसें है वो आयन रूप में नहीं पाई जाती। तो ये एक जैसे हुए या नहीं हुए? हो गए ना। और अलग कौन हो गया बेटा? तापमंडल, जहां पर आयन रूप में मिल रही है, ठीक है। तो इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं बेटा? होमोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन क्या तैयार होता है यहां पर कि होमोस्फीयर में कौन कौन सी परतें शामिल हैं, ठीक है, कौन कौन सी परतें इसका भाग होती है। तो आपके पास आंसर आ गया, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और मीजोस्फीयर, ठीक है। तो उपरोक्त सभी आंसर चला जाएगा। और इसको उल्टा करके पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी परत है जो होमोस्फीयर का भाग नहीं है? कौन सा नहीं होगा? थर्मोस्फीयर, ठीक है, क्योंकि वहां आयन रूप में गैसें मिल रही है। ओके, चलिए दूसरी बात करें बेटा, थर्मोस्फीयर जो है इसके अंदर कौन कौन, ये हेटेरोस्फीयर में कौन कौन आएगा? तो इसके अंदर कौन आ गया? एक तो हमारा तापमंडल। कौन आ गया? तापमंडल। अगर ये नहीं दे रखा हो तो तापमंडल का निचला भाग कौन सा आ गया? आयन मंडल, ठीक है। या फिर हम किसकी बात करें? एक्सोस्फीयर की, ठीक है। तो ये हमारे वो नाम है जो हेटेरोस्फीयर के अंदर आएंगे, होमोस्फीयर में नहीं आएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है। जहां पर गैसें बिल्कुल सही सलामत रह रही है, एक दूसरे में मिक्स होकर रह रही है, वो तो होमोस्फीयर हो गया। और जहां पर आयन रूप में अलग अलग रह रही है सारी, उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोस्फीयर, ठीक है। क्लियर है अब तो? कोई डाउट रहा इसके अंदर? बस इतना सा इसके अंदर याद रख लो, सिर्फ दो लाइनें लिख लो, होमोस्फीयर में कौन आएगा और हेटेरोस्फीयर में कौन आएगा। चलो लिख लिया। चलो
लिखा बेटा। लास्ट जब अपन बात कर रहे थे हमारे एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की, तब हमने कहा था कि हमारा एटमॉस्फेयर में जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तो तापमान में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, चेंज हो रहा है। कुछ परतें हैं जिसके अंदर तापमान कम हो रहा है, कुछ परतें हैं जिसके अंदर तापमान ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो तापमान कम होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए एक टर्म याद रखनी है बेटा, क्या बोलते हैं उसको, लैप्स रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। ठीक है, लापसी नहीं है, क्या है ये, लैप्स रेट है। कई लोग इसको लापसी पढ़ लेते हैं। लापसी क्या होती है, बस खाने की होती है तो वो पहले याद आती है। जैसे व्हाट्सएप में अपन लिखते हैं, इसको क्या पढ़ोगे, पूरे, पूरे नहीं है, प्योर है। क्या है, प्योर। प्योर का मतलब क्या होता है, शुद्ध। ठीक है, ये व्हाट्सएप ने बिगाड़ रखा है, शब्दों के नाम ही अलग ही कर दिए, उसके मीनिंग ही बदल डाले। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह ये लापसी नहीं है, क्या है, लैप्स है। ठीक है, लैप्स का मतलब क्या होता है बेटा, कम होना। क्या मतलब होता है लैप्स का, कब होना। लैप्स का मतलब क्या है, सिंपल सा, कब होना। ठीक है, तो लैप्स रेट क्या होगी, कम होने की दर। क्या होगी बेटा, कम होने की दर। क्या कम होने की, तापमान। ठीक है, टेम्परेचर। तो अब कहेंगे कि ये लैप्स रेट क्या है, ये ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होने की दर है। ठीक है, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान कितना कम होगा, किस दर से कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लैप्स रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, लैप्स रेट। तो एक बात बताओ, लैप्स रेट कौन सी दो परतों के लिए काम आएगी, सोच के बताओ। एक तो क्षोभ मंडल और एक मध्य मंडल, क्योंकि तापमान कम उन्हीं में हो रहा है, बाकी दो में तो बढ़ रहा है ना, कम थोड़ी हो रहा है वहां पे। तो हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, केवल क्षोभ मंडल और मध्य मंडल की। समझ में आ गई बात ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि ये लैप्स रेट होती कितनी है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्षोभ मंडल की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, क्षोभ मंडल की। जब हम बात करते हैं तो वहां पर हमारी जो लैप्स रेट है वो कितनी होती है बेटा, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। ठीक है, कितनी होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जाओगे प्रत्येक किलोमीटर पर कितनी कमी आएगी, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लिया यहां पर अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप अगर 1 किलोमीटर और ऊपर चले गए तो कितना हो जाएगा, -6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 किलोमीटर और ऊपर चले गए तो -13 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। बट ये कहां तक लागू होता है, तो हम कहेंगे केवल और केवल 4 से 6 किलोमीटर तक। ठीक है, माउंट आबू की ऊंचाई कितनी है पता है किसी को, ठीक है, कितनी है, 8000, कितनी, 1700 है, 1800 तो पहुंची नहीं है अभी तक। ठीक है, अब वो माउंट एवरेस्ट की बता रहे हो तुम। ठीक है, लगभग 1722 या 1727 जो है, क्योंकि वहां पर माउंट आबू में एक बहुत अच्छी चीज है, वो जो सबसे ऊपर उसका जो टीला है, मतलब जो उसका एवरेस्ट है, वहां पर एक मंदिर है। किसका, वाह वाह, राक्षस का तो होगा ही नहीं, भगवान का ही होगा वो तो। ठीक है, वहां पर कहते हैं एक कुटिया भी थी और वह मंदिर बना हुआ है। अगर उस मंदिर की ऊंचाई को अगर अपन काउंट कर लेते हैं तो वो हो जाता है 1727 मीटर। ठीक है, और अगर उस मंदिर की ऊंचाई काउंट नहीं करते तो 5 फीट का है मंदिर वो। ठीक है, तो 5 फीट कम कर लेते हैं तो 1722 मीटर हो जाता है। ठीक है, तो ये वहां की ऊंचाई का है। कभी माउंट आबू जाओ तो वहां जाना, गुरु शिखर है सबसे ऊपर जो है, गुरु शिखर बहुत अच्छी जगह है। ठंड के टाइम पे मत जाना, बस ठंड ज्यादा लगती है, बाकी बढ़िया है। अभी जाओ तो घूमने जा सकते हो। तो वहां पर ये है, तो वो कितनी ऊंचाई पर है बेटा, 1700। वहां पर भी इतनी ठंड लगती है, तो आप सोचो
कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, करीब 8,000 मीटर के आसपास है। वहां पर पूरी बर्फ रहती है और साल भर रहती है। कारण क्या है, ये लैप्स रेट, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं आपका तापमान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलिए दूसरी हम बात करें, जैसे ही हम 6 किलोमीटर के ऊपर गए, कहां पे गए बेटा, 6 किलोमीटर के ऊपर, वहां पर लैप्स रेट जो है वो और ज्यादा कम हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है एक तरह से। कितनी हो जाएगी बेटा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। पर ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, इसको मत लिखना, आपके लेवल पर जो है ये चीज नहीं है, ठीक है। ये एमएससी और पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम की है, उनको पढ़ने की जरूरत है। आपको बस इतना याद रखना है, लैप्स रेट कितनी होती है, 6.5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर होती है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, एक हमारे पास जो है यहां पर एक लाइन जो है वो आती है, उसकी भी हम बात कर ले। कुछ लाइनें हैं जो हमको यहां पर बात करनी है, ठीक है। यहां पर डायग्राम के थ्रू ही समझ ले, वो भी आप करेंगे। मान लिया जैसे ये जो जगह है इसको हमने कह दिया है उदयपुर में है, ठीक है, वो तो सही में उदयपुर में, ठीक है। सेवाश्रम, कई लोग इसको सेवाश्रम बोलते हैं, सेवाश्रम नहीं है, सेवा आश्रम है, ठीक है। दूसरा हमने मान लिया कि एक जगह है, कौन सी, उदयपोल, कौन सी है, इसको भी उल्टा बोलते हैं, उदिया पोल कहते हैं। उदिया क्या होता है, उदयपोल है, ठीक है। तो एक तो उदयपोल और एक कौन सी, सेवाश्रम, ठीक है। इन दोनों जगह की बात कर ले। मान लिया कि आज सेवाश्रम पर अभी इस समय पर जो तापमान है वो कितना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है बेटा, ठीक है। और उदयपोल में माना कि वहां पर भी टेम्परेचर रिकॉर्ड करा, वहां पर भी कितना आया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना आया, ठीक है। तो ये जो दोनों जगह है वहां पर तापमान समान है या नहीं, बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों जगह पर एक ही तापमान है। अगर हम इन दोनों को एक लाइन से मिला दें, कैसे मिलाएंगे सर, एक पेन लेंगे, एक स्केल लेंगे और यहां से चलते हुए जाएंगे उदयपुर तक, हो जाएगी लाइन। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक मैप लेना है, क्या लेना है, मैप। लाइन जो है वो कागज पर ही खींची जा सकती है, ठीक है। कुछ लाइनें जो है वो देशों के बीच में खींच दी गई, उसका तो अभी तक भुगत रहे हैं, तो वापस नहीं खींचनी है लाइन, ठीक है। हमें क्या करना, कागज पर खींचनी है। तो एक मैप पर हमने क्या करा, मैप लिया, इसके अंदर उदयपुर के मैप में आपने देख लिया ये रहा सेवाश्रम, ये रहा उदयपुर। हमने क्या करा, एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये जो लाइन है जो दो समान तापमान वाले जगह को जोड़ रही है, इसको क्या कहा जाएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम कहेंगे आइसोथर्म कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोथर्म कहेंगे, ठीक है। आइसो का मतलब क्या होता है, समझ लो, आइसो का मतलब होता है बराबर। क्या मतलब होता है, बराबर या एक, ठीक है। और थर्म का मतलब किससे है, तापमान से। किससे मतलब है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इसमें और अभी बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे हम बात करेंगे आइसो बार। हमने तो चौको बार सुना था, अब आइसो बार भी सुनो। तो आइसो बार क्या है, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है। या फिर हम बात करें आइसो हाइट, ठीक है, समान बारिश वाले स्थानों को जोड़ रेखा। कई लोगों ने समान ऊंचाई वाली कर ली, क्योंकि हाइट का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है, तो वो गलत है। कई जगह कह दिया कि समान ऊंचाई वाली स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, ये अलग है, क्या कहते हैं, कंटूर कहते हैं। क्या कहते हैं, कंटूर फार्मिंग सुनी है ना, वो ही है, तो कंटूर कहा जाता है उसको, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमें याद क्या रखना बेटा, यही हमारा कि दो समान तापमान वाले जो स्थान हैं, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखा, ठीक है, क्या कहलाएगी बेटा, वो
आइसोथर्म कहलाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसी के साथ ही लिख लें दूसरी जो चीजें हैं वो भी हम। ठीक है, ये तो किसके लिए कर लिया बेटा, तापमान के लिए। अब नीचे इसके लिखते जाओ, तापमान के साथ क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारे समान वायु दाब वाले स्थान। ठीक है, वायु दाब का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, उसके लिए हम क्या कहेंगे, आइसोबार। क्या कहेंगे, आइसोबार। ठीक है, एक हमारी समान बारिश वाली, उसको क्या कहा जाएगा, आइसो हाइट। ठीक है, एक समान बादलों वाली, उसको क्या कहेंगे, आइसोनेपस। क्या कहेंगे बेटा, आइसोनेपस कहा जाएगा। ठीक है, जहां पर बादलों का जो घनत्व है वो बराबर हो। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो हमारे पास आ गया समान ऊंचाई वाले, उनको क्या कहेंगे बेटा, कंटूर कहेंगे। क्या कहेंगे, कंटूर। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन इसमें से पूछा जाता है। एक तो आइसो हाइट अच्छे से याद रखना, ये कंफ्यूजिंग है। एक समान ऊंचाई वाला जो है कंटूर, एक बादल वाला अभी तक पूछा नहीं हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बादल वाले के लिए कॉन्सेप्ट याद रखना है, बादलों की स्टडी करना या अध्ययन करना क्या कहलाता है, बादलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, नेफोलॉजी। क्या कहते हैं, नेफोलॉजी। ठीक है, उसी से याद रखना बेटा। ठीक है, बादलों का अध्ययन क्या कहलाएगा, नेफोलॉजी कहलाएगा। ठीक है,